Hello friends, Assalamu alaikum to all of you and a very good morning. So I am Rauf Rahman and today we will be doing the news analysis of 4th June The Hindu 2022. ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनको हम थोड़ा ब्रीफली उनको देख लेंगे और उनकी एनालिसिस हम देख लेंगे। देखिए पहला आर्टिकल जो आपको पहले पेज पे मिलेगा वो है यूपी टू पुश इंडियाज ग्रोथ स्टोरी मोदी। ठीक है, तो अदानी टू इन्वेस्ट 70,000 करोड़ इन द स्टेट। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एन आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को अगर आप देखोगे इट वाज एन इनिशिएटिव विच वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द कोविड-19। तो अगर हम देखेंगे ए बी आत्मनिर्भर भारत, तो लॉन्च ड्यूरिंग कोविड-19 यू कैन से मई 2020। तो मई 2000 कभी कभी डेट पूछती है एसएसबी, मतलब इस इनिशिएटिव को या इस जो कोई बड़ा मतलब ये डेवलपमेंट या कोई स्कीम आती है कंट्री में या वर्ल्ड में, उसके बारे में उसका डेट पूछती है। तो इट वाज लॉन्च्ड इन मई 2020, मई 2020 ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन इस इनिशिएटिव को उठाया गया था। नाउ इसमें क्या था, देखिए इन आत्मनिर्भर भारत आई विल गिव यू द डिटेल्स इन द PDF, मतलब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगेंगे उनके फैक्ट, जो मैंने आपको बोला पिछली बार कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता है। देखिए पूरा जो न्यूज़ एक दिन आएगी उसमें आपको वो फैक्ट्स सारे तो न्यूज़पेपर वाला नहीं बता देगा, क्योंकि ही इज़ राइटिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक, नॉट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ UPSC और JKSSB। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड दैट देयर इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत देखिए इसमें जो कंपोनेंट्स थे इसके सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब कि हम जो है मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, जैसे मतलब अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द चाइना। तो इंडिया ने कहा था कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, हम ये प्रोडक्ट्स खुद ही यहीं अपनी टेक्नोलॉजी से अपना रॉ मटेरियल प्रोसेस करके इनको बनाएंगे। तो और एक चीज़ जो इसमें थी वो थी दिस गरीब कल्याण योजना। ठीक है, गरीब कल्याण योजना। तो ये भी आप याद रखोगे, यहाँ पे जो स्कीम अब इसके रिलेटेड आ रही है दैट इज गरीब के कल्याण योजना। ठीक है, गरीब कल्याण योजना। तो अगर कभी आ सकता है क्वेश्चन कि गरीब कल्याण योजना किसके अंदर आ रही थी, तो इट वाज अंडर द आत्मनिर्भर भारत। और इसमें जो है फ्री राशन टू द पुअर वाज गिवन फॉर मतलब बहुत सारे मंथ्स के लिए, जैसे वो वीट था, फ्लोर था। ठीक है, ताकि मतलब जो कोविड का जो अगर उससे हंगर का प्रॉब्लम होता है वो कंट्री में सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो गरीब कल्याण योजना। और इसके बाद इसमें था मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, जो मैंने अभी आपको बोला सेल्फ रिलायंस, जैसे जिम्स में सेल्फ रिलायंस लानी है, ज्वेलरी में सेल्फ रिलायंस लानी है। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी में सेल्फ रिलायंस लानी है। उसके बाद आत्मनिर्भर के दो फेजेस थी। ठीक है, तो पहले फेज में देखिए आत्मनिर्भर भारत AB, तो दो फेजेस। तो पहला फेज में था फेज 1 P1, इसमें थे टेक्सटाइल्स। ठीक है, इसी तरह कुछ पेपर एटसेट्रा। ठीक है, तो फेज टू इसमें यूजुअली वो मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स जैसे ज्वेलरी, जिम्स एटसेट्रा। ठीक है, उनका जो है उनका प्रोडक्शन आत्मनिर्भर भारत के अंदर आया था। ठीक है, तो दिस वाज द लिटिल डिटेल अबाउट आत्मनिर्भर भारत। नाउ look at here, see the Adani Group and the Uttar Pradesh government signed a memorandum of understanding to build South Asia's largest integrated ammunition manufacturing complex in the Kanpur section of the Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदानी ग्रुप। ठीक है, देखिए अदानी ग्रुप। नाउ अडानी ग्रुप ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। तो ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे वो डिफेंस इक्विपमेंट जैसे गन्स हुई, ग्रेनेड्स हुई, वो मतलब डेवलप या इन्वेंट किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग। तो एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो जो वहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है साइन अदानी ग्रुप एंड यूपी गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन कल आ सकता है कि यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ ये एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था? तो इट इज़ अडानी ग्रुप। ठीक है, तो आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। और बाकी जो इसमें है यहाँ पे बाकी देखिए, ये न्यूज़ अगर आप पढ़ोगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, दिस इज
नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बिकॉज क्योंकि फ्राइडे को वो वहाँ गई तो कभी इस पर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो नाउ ये एनालिसिस होनी चाहिए कि मतलब न्यूज़पेपर से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हाट आई कैन डेसिफर फ्रॉम द न्यूज़पेपर। नाउ सी हियर, मिस्टर मोदी एड्रेसिंग एन इन्वेस्टर समिट इन उत्तर प्रदेश, तो दिस इज नॉट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फैक्ट है 1406 प्रोजेक्ट्स 80,000 करोड़, नॉट इंपॉर्टेंट। विद टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट सच एज मिस्टर अदानी, नॉट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट दैट अदानी ग्रुप साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड साउथ एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। दूसरा आर्टिकल देखते हैं कि क्या है, देखिए। नाउ यहाँ पे जो दूसरा आर्टिकल है, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ई वेस्ट रिसाइकलर्स। तो ई वेस्ट आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले न्यूज़ में आ गया ई वेस्ट। देखिए अब ई वेस्ट न्यूज़ में आ गया तो पूरी ई वेस्ट की डिटेल आर्टिकल में नहीं होगी। तो ई वेस्ट अब आपको ये फैक्ट्स इसके रिलेटेड, ई वेस्ट के रिलेटेड सर्च करने होंगे क्या क्या आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी जनरेट होते हैं, जैसे मतलब बैटरीज, मोबाइल्स जो हम डिस्कार्ड करते हैं, उससे जो वेस्ट जनरेट होते हैं तो कभी कभार वो हार्मफुल बन जाते हैं, मतलब वाटर में चले जाते हैं, तो इस तरह वो कंटेमिनेशन करते हैं या और बहुत सारी डिजीज़ और बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो इंपॉर्टेंट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल्स 2016, ठीक है। तो 2016 के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या है। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर ई वेस्ट रूल्स एंड हाउ व्हाट आर द न्यू स्कीम्स रिलेटेड टू इट। तो ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से केएस के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रीलिम्स के लिए तो ई वेस्ट रूल्स 2016 की कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, क्या कोई अमेंडमेंट मत आई इसमें रिसेंटली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ई वेस्ट रिसाइकलर्स ड्राफ्ट रूल्स इन पब्लिक डोमेन फॉर कंसल्टेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए ड्राफ्ट रूल्स, तो अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ई वेस्ट रिसाइकल्स आ रही तो अभी है ड्राफ्ट रूल्स मतलब देखिए जब बिल पास होती है तो तब वो फाइनल लॉ बन जाता है, लेकिन ड्राफ्ट होता है वो बिल का पहला पार्ट होता है, मतलब अभी वो लॉ नहीं बना है। तो मतलब अगर वो लॉ नहीं बना है तो देखिए यूजुअली जो ड्राफ्ट आते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाते, बट अगर कोई बिल या कोई लॉ पास होता है तो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बन जाता है, ठीक है। तो बट दीज आर ड्राफ्ट रूल्स, दैट मीन्स दे हैव मेड सजेस्टेड सम अमेंडमेंट्स। जैसे कि आपको पता होगा अगर ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट खुद देखिए, पार्लियामेंट खुद कोई जाके सीधे रूल नहीं बनाएगा, बल्कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होंगी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, मतलब जैसे एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक डोमेन कमेटी, या इसी तरह जैसे एडहॉक बेस्ड कमेटी। तो ये कमिटीज़ होती है पार्लियामेंट में, जो क्या करती है, मतलब ये कोई भी अगर चीज़ लानी हो, कोई अमेंडमेंट लानी हो, उसको रीड करती है और फिर अपनी रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट को देती है। तो वो पार्लियामेंट पे ज़रूरी नहीं है कि वो उन रिकमेंडेशंस को मान ले, वो मान भी सकते हैं और कुछ डिस्कार्ड भी कर सकती है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड ड्राफ्ट रूल्स इन पब्लिक डोमेन फॉर कंसल्टेशन। तो मतलब पब्लिक में नेट पे ये साइट पे अपने ये रूल्स देते हैं और फिर पब्लिक का देखते हैं कि क्या मतलब इनका क्या व्यू रहेगा। सो यू कैन से दैट दिस पब्लिक डोमेन जो कंसल्टेशन है, ये कभी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पब्लिक डोमेन फॉर कंसल्टेशन इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यू कैन से, मतलब ऑनलाइन हम देख सकते हैं कि क्या ये रूल्स ठीक है गलत है, तो मतलब पब्लिक का थोड़ा सा रोल इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। दो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट इन इंडिया, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब एक वे टुवर्ड्स द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। नाउ दिल्ली एनसीआर हेडक्वार्टर्ड एटोरी, हाँ, Atiro Recycling, one of India's largest electronic waste management companies, expects to invest close to $1 billion in expanding their electronic waste recycling फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए जो नाम आया है दिल्ली एनसीआर में, क्या है, एटीरो रिसाइकलिंग आप याद रखेंगे, दिल्ली में है, तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी। तो इसने कहा है कि हम $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करने में। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गिरा, मतलब देखिए यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल्स है, बाकी है बैटरीज है, तो इनसे जो है इनको हम वापस ले जाएंगे इन फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और इनसे जो इंपॉर्टेंट मेटल्स है वो निकालेंगे, ठीक है। जैसे लेड है, प्लेटिनियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है। तो वो मेटल्स फिर से यूज़ किए जा सकते हैं टू मेक फर्दर प्रोडक्ट्स, ताकि मतलब एनवायरनमेंट पे भी प्रेशर ना आए, माइनिंग कम हो जाए, और जो मतलब है हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बना सके। तो दिस इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक
ठीक है। तो अगर एसडीजी मतलब आप देखोगे ये किस सस्टेनेबल गोल में आता है, ई वेस्ट, तो ये आएगा जो एनवायरमेंटल दिस कंसर्न है। तो आई विल सी दैट कि कौन सा एसडीजी है, आई थिंक एसडीजी थर्ड, बट आई एम नॉट श्योर, बट यू विल सर्च इट कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से नंबर पे आते हैं, 1 2 3 मतलब 17 गोल जो है उनमें से इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज कहाँ पे फिट होंगे, ठीक है। Now, more than 70% of it is for setting up operations in Europe, US, Indonesia to recycle lithium-ion batteries. तो जो मतलब ये इन्वेस्ट कर रही है, तो ये क्या करेंगी, मतलब इन्होंने कहा है कि हम जो है सेटिंग्स स्टार्ट करेंगे यूरोप, यूएस और इंडोनेशिया में, मतलब यहाँ से जो मटेरियल आएगा उसको वहाँ बेच देंगे, मतलब इंडोनेशिया, यूएस और दिस यूरोप, ताकि मतलब वहाँ जो है रिसाइकलिंग हो इन प्रोडक्ट्स की, ठीक है। मतलब जो ये वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2017 क्या बोलता है, मैंडेटरी रिसाइकलिंग टारगेट इज सेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेकर्स। तो इसमें जो है मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है कुछ मतलब टारगेट्स बोलते हैं, अगर आप इतना मतलब ये कर रहे हो प्रोड्यूस, तो इतना आपको ज़रूरी रिसाइकल करना है। तो और भी रूल्स है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो ये आप याद रखोगे डेट 2016। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वर फ्रेम्ड इन 2016, तो मैंडेटरी है। और इसमें आता है ईपीआर, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम, ठीक है। तो ये हम थोड़ा देख लेंगे ईपीआर क्या हुआ। देखिए यहाँ पे आया वर्ड ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम। तो ये जो रिसाइकलर्स है हैड टू प्रोड्यूस दिस हैड टू प्रोक्योर ई वेस्ट, ठीक है। देखो क्या होता है, मतलब जब एक तो मतलब मैंडेटरी है कि आपको इतना मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इतना वेस्ट जनरेट करें तो वो आपको मतलब इतना तो जरूरी प्रोसेस करना है एज पर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब उसमें जो है उसमें मतलब ये जो कोई इंडस्ट्री है वो मतलब खरीदती है कौन, ये ई वेस्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये होते हैं जो मतलब खरीदते हैं उस ई वेस्ट को और फिर दिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड डिटेल्स आई विल गिव यू प्रोवाइड यू इन द पीडीएफ, ठीक है। नाउ the latest e-waste rules are yet to become law and the environment ministry has set a 60-day period for public consultation. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, द लेटेस्ट ई वेस्ट रूल्स आर येट टू बिकम लॉ। तो ये मैंने अभी आपको बोला जो ई वेस्ट रूल्स है अभी ये लॉ नहीं बने हैं, तो मतलब लॉ बनेंगे मे बी इन जब अभी तो ड्राफ्ट चल रहा है, तो जो मैंने अभी बोला पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ रिपोर्ट बनाती है, फिर पार्लियामेंट को सेंड करके उसके बाद पार्लियामेंट एसेंट, लास्ट में प्रेसिडेंट का एसेंट बन के वो लॉ बन जाता है, तो तब तक वो कोई लॉ नहीं होता है। तो अभी ये लॉ नहीं बना है, लेकिन हाँ एंड द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, हाँ तो अब देखना ये जो ई वेस्ट रूल्स है किस मिनिस्ट्री के अंडर फ्रेम होते हैं, तो ये होते हैं फ्रेम अंडर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रिसाइकलर्स ऑन प्रोसेसिंग certain quantity of waste would be given a certificate verifying this number by the Central Pollution Control Board. Electronics goods companies can buy these certificates online from the CPCB Central Pollution Control Board to meet their annual targets. ठीक है, तो एनुअल टारगेट्स देंगे इनको, और रिसाइकलर्स को क्या है, इनके लिए एक सर्टिफिकेट ज़रूरी मतलब लानी है, रखनी पड़ेगी अपने साथ, तो वो उनको मिलेगी कहाँ से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है अब यही एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ई वेस्ट रूल्स आते हैं, ठीक है। तो जो है दिस एटीरो रिसाइकलिंग इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे टॉपिक पे, दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं, दूसरा आर्टिकल देखते हैं क्या होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे है ग्रेजुअल एंगेजमेंट, नाउ अगेन इट इज़ अबाउट दिस तालिबान एंड दैट तालिबान एंड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पहले आपको याद रखना होगा 1990s में क्या है कि इंडिया ने मतलब जो पॉलिसी काबुल की तरफ ली थी वो थी डिसएंगेजमेंट की, मतलब हम इनके साथ कोई हमें इनके साथ एंगेज नहीं करना है, दैट मीन्स नो ट्रेड, नो एम्बेसी एटसेट्रा, ठीक है। तो तब की रिजीम से, ठीक है। तो तब जो इंडिया का था पूरा स्टैंड था एंटी तालिबान, ठीक है, दे वर सपोर्टिंग द एंटी तालिबान मिलिशियाज, ठीक है। नाउ न्यू दिल्ली सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंक्लूडिंग वीट, कोविड-19 वैक्सीन एंड विंटर क्लॉथ्स टू अफगानिस्तान। तो ये जो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव आता है, आपको पता होगा ये जो है, अगर आप मतलब ये मानोगे इंडिया, ठीक है, एक सेकेंड,
सपोज कंसिडर दैट दिस इज इंडिया, ठीक है। नाउ दिस इज हेयर पाकिस्तान एंड लेट अस से दिस इज अफगानिस्तान। नाउ अब इंडिया को मतलब अगर यहाँ असिस्टेंस भेजनी थी तो यहाँ से आके यहाँ फिर ईरान के थ्रू यहाँ जाना था, मतलब यहाँ से ईरान आता, ईरान से अफगानिस्तान, बट वो कम्बरसम था इंडिया के लिए। तो फिर इंडिया ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को कि आप हमें मतलब रोड दीजिए, हम ताकि मतलब ये जो सप्लाईज है कोविड-19 फूड क्लॉथिंग एटसेट्रा वो अफगानिस्तान भेजी। तो पाकिस्तान ने उसके लिए एग्री किया। तो दोनों कंट्रीज़ के लिए एक पॉजिटिव है कि मतलब रिलेशन अच्छा बन सकता है आगे अगर ये इनिशिएटिव्स लिए जाएँ। तो पूरे साउथ एशिया को उससे बेनिफिट मिल सकता है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, या करप्शन खत्म होगा, डिफेंस पे कम खर्चा आएगा और लोगों की डेवलपमेंट, जो साउथ एशिया के लोग हैं उनकी डेवलपमेंट जो है इंश्योर हो सकती है, ठीक है। तो देन यहाँ से जो है मतलब यहाँ लेना था तो पाकिस्तान ने रोड दे दिया। तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच म्यूचुअल दिस एग्रीमेंट था। तो अब जो बीच में पाकिस्तान का, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ये असिस्टेंस दे रही थी इंडिया किस प्रोग्राम के अंडर दे रही थी, तो वो आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, दैट वाज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो सारा असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड कर रही थी अफगानिस्तान को, इट वाज अंडर WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विच इज़ अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको पता होगा कुछ साल पिछले साल इसको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर पीस, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन गिवन वर्ल्ड दिस नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है, इन 2020। द मीटिंग JP सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ द MEA। तो ये आप याद रखोगे, JP सिंह मैंने कल भी बोला था कल की एनालिसिस में कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ही इज़ द ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉर दिस पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ MEA, ठीक है। तो आई थिंक इस आर्टिकल में जो बाकी, हाँ बाकी जो अब इसमें बचता है, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स परस्पेक्टिव ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स परस्पेक्टिव ऑफ व्यू। तो मेन्स के लिए आप याद रखोगे कि आपको क्या करना है, अगर ग्रेजुअल एंगेजमेंट पे आ रहा है तो हमें ये याद रखना है कि मतलब इंडिया का स्टैंड क्या पहले था, फिर बाद में इंडिया ने कौन सी पॉलिसी ली, आज इंडिया को क्या मतलब रिपरकशंस है अगर वो तालिबान के साथ बात नहीं करते हैं, और अगर बात करते हैं तो उसके क्या अपने बेनिफिट्स है, उसके क्या अपने नेगेटिव्स है, ठीक है। सो ये होता है मेन्स के लिए। जैसे आप मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मेन्स का क्वेश्चन आ सकता है कभी, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस और हाउ इंडिया शुड एक्ट टुवर्ड्स द अफगानिस्तान, और शुड इट एंगेज विद द तालिबान, इज इट इन इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो ये क्वेश्चन मेन्स में बन सकती है। तो मेन्स में आप याद रखोगे, देखिए पहले तो आपका इंट्रो बन जाएगा, इंट्रो आप लिख लीजिए 2 लाइन्स का, 2 और 3 लाइन्स, ठीक है। तो ये मैं KS एस्पायरेंट्स जो है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एनालिसिस मिलती है बोथ ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, और SSB के लिए भी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो 2 या 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बॉडी आपकी डाइवर्स होनी चाहिए। मतलब आप अगर सपोज अफगानिस्तान इंडिया पे क्वेश्चन आया तो आपकी बॉडी में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दिस सोशल, एवरीथिंग इट शुड कवर, लाइक ज्योग्राफिकल, ठीक है। तो ये बॉडी आपकी बहुत डाइवर्स होनी चाहिए। और मतलब आप मान लीजिए अगर सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इंश्योर करें कि बॉडी में आपकी 10 पॉइंट्स आई, 10 पॉइंट्स मैक्सिमम, मतलब कम से कम 10 पॉइंट्स आए, अगर 8 भी आ सकते तो नो इशू, ठीक है। और बुलेट पॉइंट्स में 8 या 10 पॉइंट्स। तो उसके बाद लास्ट में आपका बचता है कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। तो यहाँ पे देखिए आंसर में अगर आएगा सपोज इंडिया मान लीजिए क्वेश्चन आया इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस इन द मीन्स, सी इन द केस मीन्स इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस हैज बीन आस्क्ड। तो पिछली बार आपको पता होगा इंडिया ओमान का पूछा था, यूक्रेन इन्वेजन का पूछा था। तो देन आई विल टेल यू वन थिंग दैट सी फॉर KS एस्पायरेंट्स नाउ द करंट अफेयर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए पिछली बार मेंस में जब मैंने भी मेंस लिखा था इस साल का, तो वो जो पॉलिटी का पेपर था पूरा बोल रहे थे कि मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ो, ये करो, वो बुक 11th की पढ़ो, लेकिन बट देयर वाज नथिंग फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, एवरीथिंग वाज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो मतलब वहाँ आया था इंडिया, सब बोल रहे थे कि यूक्रेन इन्वेजन नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत रिसेंट है, बट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन यूक्रेन इन्वेजन। तो इसी तरह आयरन डूम टेक्नोलॉजी जो इसराइल ने यूज़ की थी पिछले साल पैलेस्टाइन में, तो वहाँ की पॉपुलेशन उसे बहुत मतलब नुकसान हुआ था पैलेस्टाइन को भी, और तो उसको उसमें जो है वो भी पूछा था आयरन डूम टेक्नोलॉजी का। तो इसी तरह अगर इंडिया अफगान रिलेशन आ रहा है तो आपको याद रखना है 2 लाइन्स का इंट्रो, 2 लाइन्स का इंट्रो,
उसके बाद आपकी बॉडी में होनी चाहिए डाइवर्स बॉडी, दैट मीन्स डाइवर्स बॉडी इन द सेंस की डीबी डाइवर्स बॉडी, मतलब इसमें आप देखिए, अब अगर आप इंडिया अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आया तो अगर आप खाली मतलब पॉलिटिकल लिख रहे हो तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, या अगर आप खाली इकोनॉमिक लिख रहे हो तो भी कम मार्क्स मिलेंगे। तो आपको लिखना है, देखिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, अगर 10 पॉइंट्स है तो 10 में से मतलब स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, उसके बाद दिस स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, ज्योग्राफिकल, तो इसमें ये पॉइंट्स अपने आंसर को डाइवर्स बना लीजिए। और थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, अगर इंडिया अफगानिस्तान पे आए तो छोटा सा मैप, मतलब देखिए अगर आप यहाँ ऐसे, मतलब मान लीजिए ये है आपका पेज, और अगर आप ऐसे ऐसे छोटा सा डायग्राम, और यहाँ पे मतलब अफगानिस्तान दिखा रहे हो, बस इतना दिखा रहे हो, और इसमें से थोड़ा बहुत दिखा रहे हो कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पे लाइन्स में दिखा रहे हो, तो दैट विल क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर दैट ही नोज कंसाइजली, कि इसको पता है कि कंसाइजली ये क्या जानता है, तो ही विल गिव यू द गुड मार्क्स। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। सो बाकी जो है इसमें मेन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू इंडिया नीड्स फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन, कॉर्पोरेट्स, एलुमनी एंड द गवर्नमेंट कैन वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग philanthropic सपोर्ट एंड टैक्स ब्रेक्स। देखिए, create compulsions to turn professions into business promotions rather than opportunities to serve and excel। तो इसमें जो आर्टिकल है एजुकेशन के बारे में है, मतलब जो एजुकेशन है वो बिजनेस की तरह बढ़ता जा रहा है, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फी जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसे जो है मतलब एक्सेल और अपॉर्चुनिटीज़ के बजाय उनको प्रिविलेज में रहे जो कैपिटलिस्ट्स है, जिनके पास पैसा है, ठीक है। सो दिस इज़ टू सम एक्सटेंट ट्रू ऑल्सो, बिकॉज इन इंडिया अगर हम देखें, हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ने के लिए पैसे नहीं चाहिए, गरीबी कुछ नहीं होती, बट दीज थिंग्स मैटर, बिकॉज हम अगर देखें पोअर सेक्शन से अगर कभी कोई सिलेक्ट भी होता है तो बहुत कम होते हैं, तो अगर आप उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस देखोगे बहुत कम मार्जिनल लोग होते हैं पोअर सेक्शन से। तो ये हमारी ड्यूटी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ाया जाए, या जो मतलब एजुकेशन है उसको इस तरह टेलर किया जाए कि जो ट्राइबल्स है, जो डिप्रीव्ड सेक्शन है, जो अर्बन पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, उन तक भी, या फार्मर्स के बच्चे हैं उन तक भी एजुकेशन पहुंच जाए। सो वेल, this is the problem in underdeveloped countries, but in developed countries we have very much inequalities कम होती है, ठीक है। क्रिएट कंपल्शंस टू टर्न प्रोफेशंस इनटू बिजनेस, तो ये था। एजुकेशन लोन्स इवन विद गवर्नमेंट कोलैटरल गारंटी और नो आंसर एट द एज द माउंटिंग डेट ऑफ एजुकेशनल लोन्स विल क्रिपल द इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। तो ये भी मेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो हम एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट से, मतलब जो कोलैटरल गारंटी होती है कि आपको इसके बदले कुछ गिरवी रखना है, तो वो भी मतलब एक डिप्रेशन क्रिएट करता है, और वो ठीक नहीं है डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो फिर है मेरिट नहीं रहता है। मतलब देखिए कोई भी है, मतलब पैसा था तो डॉक्टर, मतलब बाहर से गए तो डॉक्टर बने, देन दैट डजंट, मतलब जो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट था जो मतलब शायद एक पॉइंट से गिरा होता, तो देन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो हमारा ये है कि मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए प्रोवाइड की जाए। The Nordic model. The Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden provide free higher education to their people, and overseas students were able to study for free until recently। तो ये आप याद रखोगे, नॉर्डिक कंट्रीज जो है, नॉर्डिक कंट्रीज में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो आप मैप, आप मैंने बोला था वर्ल्ड और इंडिया का लगा के रखना, तो ये कंट्रीज देख लेना। तो फिनलैंड, देखिए फिनलैंड, स्वीडन एंड दिस नॉर्वे, ये मतलब बिल्कुल अगर आप देखोगे रशिया के अपोजिट, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर होता है फिनलैंड का। फिनलैंड के फिर अगर आप जाओगे दिस वेस्ट की ओर, उसके बाद है नॉर्वे, फिर और वेस्ट की ओर स्वीडन, ठीक है। मतलब लाइन में तीनों है, मतलब यहाँ मान लीजिए, देखिए अगर ये मान लीजिए ये है रशिया, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होगा फिनलैंड एफ, यहाँ पे होगा नॉर्वे, और यहाँ पे होगा स्वीडन, ठीक है। तो उसके बाद आइसलैंड ये ऊपर आता है, यहाँ यहाँ मान लीजिए यहाँ आता है आइसलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड कभी कभी आ सकता है, मतलब अरेंज फॉर एग्जांपल इन केस अरेंज दीज नॉर्डिक कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब अगर ईस्ट टू वेस्ट आए तो फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, FNS, या वेस्ट टू ईस्ट आए स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए कभी कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देन दिस आइसलैंड, तो आइसलैंड ऊपर आता है, ठीक है। नाउ देन तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या करती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। नाउ देन NYU, देखिए यहाँ पे आप याद रखोगे
प्रोफेशनल एजुकेशन, हाँ, ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि मतलब ये फैक्ट बोला है कि ओवरवेलमिंग स्टूडेंट डेट इज रिशेपिंग द मेडिकल प्रोफेशन इन वेज दैट आर बैड फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। तो इन्होंने बोला है कि मतलब जो ये ओवरवेलमिंग स्टूडेंट डेट है, मतलब जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उससे जो मतलब मेडिकल प्रोफेशन है उस पर बैड असर पड़ता है, ठीक है। नाउ द प्रोफेशन देन बिकम्स अ प्रिविलेज टू अर्न रादर देन अ प्रिविलेज टू सर्व एंड एक्सेल। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे जो फिर ये प्रोफेशन है ये क्या बन जाता है, ये एक मतलब वो प्रिविलेज बन जाता है, रदर देन अ प्रिविलेज टू सर्व एंड एक्सेल। मतलब ये मतलब खाली हम कमाने के पीछे पड़ते, ये नहीं सोचते कि हमें सर्व करना है सोसाइटी को, ठीक है, क्योंकि जब हम ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फिलिप बी क्रॉसबी 1970s एडवोकेटेड दैट क्वालिटी इज फ्री। तो ये कोड जो है क्वालिटी इज फ्री, दिस इज हेल्पफुल फॉर द एथिक्स, ठीक है, फॉर योर एथिक्स पेपर क्वालिटी इज फ्री। बी 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 क्रॉस बी। तो एथिक्स पेपर में आपको पता होगा वो खुद ही लिखना पड़ता है, लेकिन हाँ ऑथर की डेफिनेशन और जो वहाँ पे दिया होगा उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। तो अगर आपको कभी आए दिस अबाउट क्वालिटी, यू कैन राइट क्वालिटी इज फ्री एज पर फिलिप बी क्रॉस बी 1970s, ठीक है। सो दीज आर द टू आर्टिकल्स दैट वी हैव फिनिश्ड। नाउ when guns and lives go for a song, so it is about Sidhu Moosewala who was killed in Chandigarh, I think. तो सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप थोड़ा सा याद रखोगे कि कौन सा सिंगर था, सिंगिंग कब स्टार्ट की थी, क्या कोई इंपॉर्टेंट गाना है जो उसने गाया था, बिकॉज इसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो कल आया था शिव कुमार शर्मा या पंडित भजन सोपोरी, उनके बारे में जो मैंने डिटेल्स ऑलरेडी बोली थी वो, ठीक है। नाउ यूएस एंड इंडिया वर्किंग टू बिल्ड ऑन गेन्स फ्रॉम ट्रेड फॉर्म, ठीक है। बोथ कंट्रीज सीक मोर मार्केट एसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो यूएस और इंडिया का वर्किंग टू बिल्ड ऑन गेन्स फ्रॉम ट्रेड फोरम, तो ट्रेड फोरम से मतलब एक ये इनिशिएटिव हुआ रिसेंटली। बोथ कंट्रीज सीक मोर मार्केट एसेस फॉर गुड्स सर्विसेज। तो वो दोनों कंट्री चाहती है कि मतलब जो मार्केट एसेस है गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ जाए। रिपेयरनेस ऑफ इंडियन मैंगोज इन द यूएस, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है इंडियन मैंगोज, तो कभी आ सकता है मतलब इंडिया क्या किस कंट्री को मैंगोज इंपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट करती है, सॉरी। तो एक्सपोर्ट तो यूएस को कभी आ सकता है, यूएस को विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूएस, सो मैंगोज। मैंगोज जो है एक्सपोर्ट हो जाती है फ्रॉम इंडिया टू यूएस। तो कोविड के दौरान प्रॉब्लम भी हुआ था, बट नाउ जो उसका ट्रेड है वो बूस्ट अप हो रहा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द यूएस exporting ethanol and an associated animal feed ingredient called DDGs, distillers dried grains with solubles to India। तो ये आप याद रखोगे, इंडिया जो है यूएस से ये इथेनॉल इंपोर्ट करता है, और एसोसिएटेड एनिमल फीड इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड DDGs। तो एनिमल फीड इंग्रेडिएंट्स भी हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। तो डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स, ठीक है, डिस्टिलर्स तो ये एनिमल्स को फीड करने के काम आते हैं, तो ये हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूएस। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको याद होगा यहाँ पे जो न्यूज़ में यहाँ पे एक पॉइंट आया है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल इन मे टू एडवांस द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग डॉकेट इन पेट्रोल बाय द 5 ईयर्स टू 25-26। तो देखिए बायोफ्यूल्स जो आपको पता होगा, मतलब बायोफ्यूल्स कौन सी पॉलिसी चल रही है, 2016 की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2016। तो उसके हिसाब से जो है ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब देखिए 20% कम से कम जो है इथेनॉल होना चाहिए इन पेट्रोल। तो ये टारगेट था इंडिया का 2030 तक। लेकिन पिछली बार इंडिया ने अमेंडमेंट एक लाई, उन्होंने बोला कि हम ये टारगेट अब अचीव करेंगे अप टू 2025। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में ये अमेंडमेंट आई कि जो 2030 तक का टारगेट था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, तो अब वो 2025 तक मतलब 5 साल कम कर दिया है। अब जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग में कौन कौन सी आती है, कौन से क्रॉप से, देखिए इथेनॉल जो है हम ला सकते हैं कहाँ कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है, फ्रॉम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक देयर इज मेज, मेन सोर्स है शुगर केन,
शुगर केन, राइस एटसेट्रा, दिस सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इथेनॉल। तो इसे जो है देखिए, इसके भी अपने देखिए, कल आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग पे क्वेश्चन आ सकता है इन द मीन्स। तो ये तो प्रीलिम्स के लिए है, क्रॉप्स कौन कौन इंपॉर्टेंट है, मेज है, शुगर केन है, और करंटली कितना मतलब इंडिया ब्लेंड करती है दिस इथेनॉल इन दैट पेट्रोल। तो करंटली आई थिंक 8%, बट आई एम नॉट श्योर, आई विल टेल यू दैट, आई विल इंक्लूड दैट इन द पीडीएफ, ठीक है। तो इथेनॉल पे कल अगर मीन्स में क्वेश्चन आए तो आपको इथेनॉल के देखिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों लिखनी है। और मतलब पॉजिटिव्स में ये आ सकता है कि देखिए, इसे जो है इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है पेट्रोलियम का वो कम हो जाएगा, और जो मतलब है ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो जो फिर दूसरी बात है, फार्मर्स की जो है इनकम है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब फार्मर्स में शुगर केन ग्रो करेंगे उनको हाई प्राइस मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। और इसी तरह जो है मतलब इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सकता है, मतलब जो हम ईरान, सऊदी अरबिया, मिडल ईस्ट से पेट्रोल खरीदते हैं तो हमें वो, हम उस पर सेल्फ रिलायंट नहीं रहेंगे। तो नेगेटिव्स ये आ सकते हैं कि देखिए इथेनॉल जो है मतलब अगर इससे जो है ज़्यादा कन्वर्जन हो सकता है फॉरेस्ट्स का टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर, है ना। तो मतलब दूसरी बात ये कि जो फिर शुगर केन है, बाकी प्रोडक्ट्स जो है मतलब मे बी फार्मर्स बाकी प्रोडक्ट्स जो शुगर केन से बनते हैं उन पे असर पड़ सकता है। और जो तीसरी बात है मतलब इंजन में भी हमें इंजन मॉडिफाई करने पड़े, तो उसके लिए हमें और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़े जो कॉस्टली बन सकता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मीन परस्पेक्टिव ऑफ व्यू। फॉर इंडिया द एक्सपोर्ट ऑफ केयर बीफ, वाटर बफलो मीट टू द यूएस। तो इंडिया और क्या करता है, एक्सपोर्ट केयर बीफ एंड दीज आर कॉल्ड वाटर बफलो मीट टू द यूएस, ठीक है। यूएस लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ वाइल्ड कॉट श्रिम्प एंड इट इज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो श्रिम्प जो है और उसके उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यूएस बैन करते हैं। तो यूएस को हम एक्सपोर्ट करते हैं एक तो मैंगो और दिस केयर बीफ। तो यूएस वहां से हमें देता है एक तो इथेनॉल और दिस एनिमल फीड्स, ठीक है। नो सी टर्टल स्पीशीज आर हार्मड इन द प्रोसेस। तो यूएस क्यों बैन कर रहा है, बिकॉज क्योंकि इससे ये बोलते हैं कि मतलब जो टर्टल्स है वो थ्रेट में आ जाते हैं, ठीक है। See here. US Preferential Market Access Program, the Generalized System of Preferences. India was taken out of the GSP program by former US President Donald Trump in June 2019 for not opening up its market enough. तो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है उससे इंडिया को बाहर निकाला था किसने, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उसमें जो है 5.6 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस वेयर कवर्ड अंडर द प्रोग्राम। तो देखो ये जीएसपी क्या होता है, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी। तो इसमें जो है कंट्री देखिए, यूएस मतलब अगर मतलब ये है इंडिया, ये है यूएस, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। तो यहाँ मतलब अगर इंडिया प्रोडक्ट्स सपोज हम एक्सपोर्ट कर रहे थे टुवर्ड्स यूएस, वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी टैरिफ है वो बहुत कम लगता था अंडर जीएसपी। तो मतलब उसमें कुछ ही नेशंस इंक्लूड थे जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि मतलब उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ जाए, वहाँ इनकम बढ़ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इससे इंडिया को बाहर किया था। लेकिन अब बात चल रही है दैट इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन दैट। तो अगर इंक्लूड होता है तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फिर, ठीक है। Now last, I think we have now last article. Yeah. Keep ESZ of 1 kilometer around forest is Supreme Court. Court directs government to maintain eco-sensitive zone to protect natural resources. ठीक है, देखिए every protected forest, national park, wildlife sanctuary across the country should have a mandatory eco-sensitive zone of a minimum 1 किलोमीटर। तो आप याद रखोगे, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इन्होंने कहा है कम से कम जो भी कोई मतलब इको सेंसिटिव जोन है जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो उनमें क्या होनी चाहिए, मतलब अगर ये जू है आप मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का मतलब बफर जोन रखो, बाउंड्री रखो, ताकि मतलब जो है थ्रेट्स, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स एटसेट्रा वो कम हो जाए, ठीक है। जैसे आपको पता होगा इन दाचीगम नेशनल पार्क देयर आर वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स, मतलब लीपर्ड कभी घुस जाता है गांव में, या बियर, या फिर ये भी उनसे शिकायत आई थी कि दैट देयर आर दोज व्हाट आर हाँ जो मतलब जंगली सोर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, हॉग्स। तो वो है दाचीगम नेशनल पार्क में, और वो मतलब समर्स में हमारे क्रॉप्स खराब करते हैं। सो इनको अवॉइड करने के लिए अगर आप ये बफर जोन बनाओगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अ 3 जज बेंच, जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवी एंड अनुरिधा बोस। तो ये जो है देखिए ये जजमेंट किन्होंने दी थी, अब तो ये भी कभी कभार इंपॉर्टेंट बहुत बन जाती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है तो उनके किन जजेस ने वो जजमेंट दे दी, तो वो भी कभी कभार आता है। जैसे यहाँ पर है नागेश्वर राव, बी आर गवी एंड अनुरिधा बोस। तो जैसे पिछली बार केएस में क्वेश्चन आया था कि मतलब कोई जजमेंट थी, जजमेंट का नाम मुझे याद नहीं, प्रीलिम्स में आया था कि ये जजमेंट किसने दी थी, तो उसका था जैसे जस्टिस चंद्रचूड़। या कभी आ सकता है सपोज फॉर एग्जांपल अयोध्या जजमेंट किसने दी, या जो है इस तरह बाकी और कोई जजमेंट आ सकती है, उस पर
कौन से जज ने जजमेंट दी। तो ये आप याद रखा करोगे, ठीक है। नाउ नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु रिट पिटीशन, तो दो पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, नीलगिरीज एंड रिट पिटीशन। तो नीलगिरीज लाइज इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु नहीं बल्कि अगर आप देखोगे, देखिए ये अगर आप इंडिया का मैप देखोगे फिर से, तो यहाँ पे देखिए केरला और यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटका। तो ये जो यहाँ से पहाड़ियाँ गुजरती है तो इनको बोलते हैं नीलगिरीज, ठीक है। तो इन पे जो है दीज टेम्परेट स्पीशीज भी ग्रो होती है, मतलब जो हिमालयाज में जैसे कुछ स्पीशीज ग्रो होती है वो यहाँ भी होती है, जैसे 16 स्पीशीज, ठीक है। तो 16 स्पीशीज आप याद रखोगे नीलगिरीज में ग्रो होती है, ठीक है। 16 स्पीशीज कभी कभार आता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 16 स्पीशीज कहाँ ग्रो होती है, तो 16 स्पीशीज। नाउ देन उसके बाद आता है यहाँ पे व्रिट पिटीशन। देखिए कुछ पेटिशंस होती है जैसे व्रिट पिटीशन, व्रिट ऑफ मैंडमस या व्रिट ऑफ सेरिटोरे, तो ये आप याद रखोगे। देखिए व्रिट पिटीशन क्या होता है, मतलब कुछ व्रिट्स इशू करती है दिस सॉरी सुप्रीम कोर्ट कुछ व्रिट्स इशू करती है। तो देखिए एक तो होती है व्रिट ऑफ सेरिटोरे, व्रिट ऑफ दिस व्रिट ऑफ मैंडमस, ठीक है। तो ये बहुत सारी व्रिट्स आती है। तो व्रिट ऑफ अगर आप जैसे देखोगे, देखिए अगर आप ये व्रिट्स आप थोड़ा याद रखोगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है, व्रिट ऑफ मैंडमस, मानो मैंडमस। तो मैंडमस मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है वो क्लेम कर रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ व्रिट ऑफ मैंडमस मतलब अगेंस्ट पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दिस ये फाइल की जा सकती है। तो ये याद रखना है कि मतलब व्रिट पिटीशन मतलब किस किस के खिलाफ दायर हो सकती है। उसके बाद होती है इसमें बहुत सारे टाइप्स आती है। तो व्रिट पिटीशन का कंसेप्ट लिया था हमने यूके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद है कि कभी कभार आता है कि व्रिट पिटीशन पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लिया गया है, तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद दूसरी बात जो आएगी यहाँ पे व्रिट की, असल में इसका ओरिजिन क्या है, इट इज रोमन लॉ, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला, सी दिस इज व्रिट पिटीशन, व्रिट पिटीशन। तो इंडिया ने कहां से लिया है, यूके से बरो किया है। और दूसरी बात इनका ओरिजिन क्या है, रोमन लॉ, रोमन लॉ ने पहले इशू किए थे व्रिट्स, ठीक है, रोमन लॉ, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखोगे, दो पॉइंट्स, यूके से डिराइव किया गया एंड रोमन लॉ में इसका ओरिजिन है ऑफ दिस व्रिट पिटीशंस, ठीक है। हाँ, मे सर्विस PMI hits a 133 month high, jobs still shrink, sentiment stays subdued on inflation pressure, continued drop in global orders। तो यहाँ पे PMI Purchasing Managers Index, PMI Purchasing Manager Index, इसको कौन ये रिलीज करता है। देखिए यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन इसको रिलीज करती है। तो PMI देखिए, अगर ये PMI देखिए ये एक इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर मतलब कोई भी नंबर जो हम एसोसिएट करते हैं किसी चीज़ के साथ। मान लीजिए मतलब हमने इंडेक्स नंबर लाया 100 का, तो 100 इंडेक्स नंबर, ये स्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा पिछली बार पंचायत के लिए कि 100 अगर इंडेक्स नंबर है तो मतलब हाँ, अगर 100 तो हमने लिखा मतलब परसेंट, तो वहाँ कितना मतलब अंतर है हमारी एनालिसिस और 100 में, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। नाउ सपोज अगर PMI परचेजिंग, यहाँ याद रखोगे एब्रीविएशन है PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, अगर ये होगा क्या 50 से ऊपर तो मतलब कंट्री ग्रो कर रही है, और अगर 50 से नीचे यहाँ देखा रीडिंग हायर देन 50 इंडिकेट्स ग्रोथ। तो PMI 50 से ऊपर ग्रेटर देन 50 मतलब ग्रोथ, मतलब कंट्री जो है ग्रोथ कर रही है, कंट्री है उसका स्लो डाउन नहीं हो रहा है बल्कि उसकी जो GDP है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर ये अब आ रही है लेस देन, देखिए PMI यहाँ पे फिर से ध्यान रख लीजिएगा, PMI दो कंडीशंस बनती है, ग्रेटर देन 50 देन दैट मीन्स ग्रोथ, बट अगर PMI है लेस देन 50 दैट मीन्स कंट्री ग्रो नहीं कर रही है। तो अगर एट 50 है दैट मीन्स स्टैग्नेंट है, ठीक है। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, ठीक है। तो कभी इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ हॉर्फर्ड सिटार्स, अब सपोर्ट्स पे आते हैं। हॉर्फर्ड सिटार्स है सेल्टिक्स ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, क्यूरियस डिस्प्ले इन वेन एज वॉरियर्स सफर फर्स्ट होम डिफीट ऑफ द पोस्ट। तो ये कहाँ चल रही है, ये जो इस वॉलीबॉल का
बॉस्टन, बॉस्टन कैलेथिक्स, ठीक है, गोल्डन स्टेट। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो बाकी स्पोर्ट्स में उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। सो थैंक यू। बट लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर JNK का पढ़ाओ, सर अब हमें मे का पढ़ाओ। देखिए आप मेरे साथ चलो, मैंने आपको एश्योर किया है कि आपका करंट अफेयर्स पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, KS के लिए भी, SSB के लिए भी और UPSC के लिए भी। सो डोंट वरी, बी विद मी, पेशेंस रख लीजिए, सब कुछ होगा। और बहुत सारे बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स की बुक, तो वो आप टेलीग्राम चैनल से जो हमारी लतीफ़ कॉमर्स एकेडमी है या EACT क्लासेस, वहाँ से जो आप फाइल्स पे क्लिक जाके वहाँ आप इकोनॉमिक्स की बुक देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।